दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका प्राइम टाइम पर। और अब शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। मराठी भाषा और महाराष्ट्र के सम्मान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, रोहित पवार का निशिकांत दुबे और आशीष शेलार पर हमला। प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान, बिहार में भाजपा का सफायत है, मौसम वैज्ञानिक छोड़ेंगे एनडीए। पाले गए धुकुपत्रा गांव में बाढ़ से फंसे 17 ग्रामीणों को संयुक्त ऑपरेशन में सुरक्षित बचाया। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। मराठी भाषा और महाराष्ट्र के सम्मान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, रोहित पवार का भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मंत्री आशीष शेलार पर तीखा हमला। महाराष्ट्र में मराठी भाषा और क्षेत्रीय अस्मिता को लेकर बढ़ते विवाद के बीच एनसीपी के विधायक रोहित पवार ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और राज्य के मंत्री आशीष शेलार पर कड़ा हमला बोला है। रोहित पवार ने कहा कि मैं निशिकांत दुबे जी से अनुरोध करता हूं कि बिहार की चुनावी रणनीति महाराष्ट्र में लागू करने की कोशिश न करें। वे बंगाल और बिहार चुनाव के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इससे महाराष्ट्र में समानता की भावना को ठेस पहुंच रही है। कैसे देखते हैं इस बयान को? निशिकांत दुबे जी को मैं विनती करता हूं कि बिहार का जो राजनीति है, वहां का जो इलेक्शन स्ट्रैटेजी है, वो महाराष्ट्र में आप मत इम्प्लीमेंट करो। आप कहा तो भी बिहार का इलेक्शन, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र की जो इक्वालिटी है वो कहाँ पे तो डिस्टर्ब आप कर रहे हो। दूसरी बात, हम जो बोलते हैं मराठी मानुस कौन है, जो महाराष्ट्र में जन्म लेता है, वो गुजराती हो सकता है, वो राजस्थान से हो सकता है, वो साउथ से हो सकता है, नॉर्थ से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जन्म लेने के बाद मराठी के बारे में आदर होना चाहिए, महाराष्ट्र के बारे में आदर होना चाहिए। और जो व्यक्ति मराठी और महाराष्ट्र के खिलाफ बोलता है, महाराष्ट्र में रहते, उसको हम बोल रहे हैं कि ये गलत चीज तू कर रहा है। अभी यहाँ पे निशिकांत दुबे जी को अगर बिहार की जिम्मेदारी राजनीति में दी होगी तो उसके एंगल से वो स्टेटमेंट कर रहे हैं। उनको मैं विनती करता हूँ, एक बार महाराष्ट्र आके ये स्टेटमेंट बोल के दिखाओ, फिर आपको पता चलेगा मराठी लोग कैसे इमोशनल है। और दूसरी बात, ये कोई भोजपुरी एक्टर है जो बिहार का बीजेपी का पदाधिकारी है, वहाँ की राजनीति, वहाँ की स्ट्रैटेजी, वहाँ का जो इलेक्शन है वो ध्यान में रखते हुए जैसे सुशांत सिंह राजपूत का हुआ था, वैसे ही यहाँ पे कुछ वातावरण करने का वो कोशिश कर रहा है या हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ एक बार आके दिखाओ, फिर देखते क्या होता है। अगर आपको मराठी महाराष्ट्र की मान सम्मान रखना है तो आप वेलकम हो, लेकिन यहाँ पे आके आप मराठी और महाराष्ट्र के खिलाफ बोलोगे तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आशीष शेलार का एक बयान आया कल, जिसमें उन्होंने पहलगाम की जो घटना है उसकी तुलना की है मराठी में, मराठी को लेकर जिस तरीके से मंत्री आक्रामक रही है उसकी तुलना उन्होंने की है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो इस तरीके के बयान देते हुए पाए गए हैं। देखो, आशीष शेलार जी बहुत बड़े नेता है, लेकिन फिर भी उनको और बड़े नेताओं को रिपोर्ट करना पड़ता है और उनकी बात सुननी पड़ती है। शायद उसी एक नेता ने उनको ये स्टेटमेंट बोलने के लिए कहा होगा, लेकिन उनका जो स्टेटमेंट था कल का, उसको निषेध हम करते हैं, क्योंकि मराठी मानुस और टेररिस्ट उसकी तुलना उन्होंने की है, वो गलत चीज है, उसका तो निषेध हम करते हैं। और आशीष जी को ये भी बताते हैं कि बीजेपी में एक स्टाइल होता है कि जो भी बड़ा नेता होने लगता है बीजेपी में, उसको अगर कट शॉर्ट करना हो तो ऐसा कोई स्टेटमेंट उनके मुंह से वो बुलवा देते हैं और उससे उनका प्रतिमा जो है खराब होती है। इसलिए आप थोड़े, आपके जो बीजेपी के बड़े नेता है उनके बारे में आप थोड़ा संभल के रहो। और अब देखते हैं अगली खबर। प्रमोद तिवारी का निशाना, बिहार में भाजपा का सफायत है, मौसम वैज्ञानिक छोड़ेंगे एनडीए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के हालिया बयान को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री है और उनका यह बयान एनडीए के लिए अच्छे संकेत नहीं है। एक और वे कहते हैं कि एनडीए मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ेगा, दूसरी ओर वे 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। का मतलब ये है कि ईमानदारी के साथ 1952 के बाद से कई बार रिवीजन हुए, पर जिस तरीके से रिवीजन के नाम पर गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के नाम बनाए रखने के लिए जो प्रारूप, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, इसके पहले नहीं मांगे गए। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अगर इलेक्शन कमीशन चाहता है कि परंपरागत वोटर जो हैं, जो देते रहे हैं, उनके नाम काटे जाएं, तो संवैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है और जनता की अदालत में भी हम चुनौती देंगे इस साजिश को भारतीय जनता पार्टी के कि अनुसूचित जात, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक या जो गरीब
उनके परंपरागत विरोधी उनके नाम काटे जाएं तो उसका हम विरोध करते हैं और ये जो नई व्यवस्था है ये हमें स्वीकार्य नहीं। सर, चुनाव से पहले एनडीए से क्या उनकी कोई दूरी है या इसमें भी कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नजर आती है एलजेपी की? देखिए, चिराग पासवान ने जो कहा है उसका जवाब तो सिर्फ चिराग पासवान दे सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं। तो ये बहुत शुभ लक्षण नहीं है एनडीए के लिए। उनकी सरकार में वो मंत्री हैं और मंत्री कह रहे हैं, एक तरफ सब कह रहे हैं कि हम मिलजुल कर लड़ेंगे, वो कह रहे हैं हम 243 पूरे 243 हम पूरे के पूरे खड़े करेंगे। तो आप देखिएगा जो बिहार का परिणाम दिखाई पड़ रहा है उसमें नीतीश के राज में, नीतीश के नेतृत्व में भाजपा का पूरी तरह सफाया होने जा रहा है बिहार में। तो बहुत से मौसम विज्ञानी छोड़कर जाएंगे एनडीए को। वहां बिहार में चुनाव के पहले बहुत ध्रुवीकरण होगा। और कड़े शब्दों में कहा कि आतंकवाद। और अब अगली खबर, ब्लॉक के पाली थुकुपथरा गांव में बाढ़ में फंसे 17 ग्रामीणों को रात भर चले संयुक्त ऑपरेशन में सुरक्षित निकाला गया। छत्तीसगढ़ के पाली ब्लॉक स्थित थुकुपथरा गांव में बाढ़ के कारण फंसे 17 ग्रामीणों को एक सफल संयुक्त बचाव अभियान में सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये सभी ग्रामीण कृषि कार्य के लिए गए थे और अचानक आई बाढ़ के कारण फंस गए। ये रेस्क्यू ऑपरेशन कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देशन में चलाया गया। अभियान में राजस्व विभाग, पाली थाना पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन दल, नगर सेना और राज्य आपदा टीम बिलासपुर की संयुक्त टीम शामिल रही। मोर मोबाइल तो गायब, फोटो खींचो, फोटो वीडियो भी बना। हाँ माता देखते हैं, कितने लोग हैं यार? और वहाँ अरे को भी खींचना रस्सी। हाँ हाँ दे ना, दे रस्सी दे। चल देख बे, फिसल बे, हम धीरे धीरे चल, धीरे धीरे। हाँ रुक के बोले बच्चल बोले, बच्चल बोले पिछल जा है, बोले देख के बोले, देख के और बोले नहीं सका। इधर मुन्ना, इधर। हाँ हाँ जा बोल के पूछ। हाँ खींचे खींचे खींचे। और कितने जने हैं? अब वो नदिया में जा पड़ी। अच्छा ठीक है, टीम अब रेडी हो गया। काम करें। हाँ वहाँ घर का हो गया पूरा। एक तीर मारी है, एक तीर में रहना ना। आओ कोई जन है, कोई थोड़ी आओ। जय भगवान। खींच रहे हैं साहब, साहब इधर देखो, इधर देखो, थोड़ा इधर, इधर मुन्ना, इधर। हाँ हाँ जा बोल के पूछ। हाँ खींचे खींचे खींचे। और कितने जने हैं? अब वो नदिया में जा पड़ी। अच्छा ठीक है, टीम अब रेडी हो गया इनका। हाँ फोटो खींचो, फोटो वीडियो भी बना। हाँ माता
देखते हैं कितने लोग हैं? और आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का दौरा किया। पीएमजे सहित कई स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत। सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई के केके नगर स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने अस्पताल में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं सहित कई कल्याणकारी पहलों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिससे देश के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सके। அந்த ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டு இங்கே வந்துடுவீங்களா? ஓ அப்படிங்களா? நான் ஒய்ஃப் டைம்ஸில் தான் இருக்கேன். அப்படிங்களா? We have 5G ambulance also. Ambulance is outside. और अब अगली खबर। चिराग पासवान की स्थिति चुनाव आयोग जैसी हो गई है। कांग्रेस सांसद मनोज कुमार का तंज। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान पर कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने कटाक्ष किया है। उन्होंने चिराग के बार बार बदलते रुख की तुलना चुनाव आयोग से कर दी। मनोज कुमार ने कहा कि चिराग पासवान कभी कहते हैं कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, कभी कहते हैं कि लड़ेंगे, कभी सामान्य सीट से लड़ने की बात करते हैं तो कभी सभी 243 सीटों पर लड़ने की बात कहते हैं। कभी कहते हैं कि वे केंद्रीय कैबिनेट छोड़कर बिहार आ जाएंगे क्योंकि बिहार उन्हें बुला रहा है। वो तो कभी कहते हैं कभी हम नहीं लड़ेंगे, कभी लड़ेंगे, कभी जनरल सीट से लड़ेंगे, कभी 243 पर लड़ेंगे, कभी बोलते हैं कि हम कैबिनेट भारत जो सेंट्रल में है उसको छोड़ेंगे, अब बिहार हमको बुला रहा है। तो इनका भी हाल मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग से कम नहीं है। चुनाव आयोग जो प्रत्येक दिन जो अपना वॉइस चेंज कर रहा है ना, आज कुछ बोल रहा है, कल कुछ बोल रहा है। ये भी आपने पिछला दिन देखा होगा, इन्होंने कहा था कि बिहार में हमको घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो मतलब ये भी आनंद फानंद में बहुत बयान दे रहे हैं। तो इनका जो वोटर्स है ना, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए अंदरूनी खबर में बता रहा हूं कि जमीन का जो इनका वोटर्स है उससे हम लोग की बातचीत होती है। तो जितने वोटर्स हैं सब गुस्सा हुए हैं इनके ऊपर में, और ये बोल रहे हैं। आदरणीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी जो थे वो गरीबों के नेता थे, गरीबों का रहनुमा थे, हम लोगों का रहनुमा थे। उन्होंने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया, वो किसी के पिछलग्गू नहीं रहे। और चिराग पासवान जो है ना अब पिछलग्गू बन गए हैं। तो उनका वोटर जो है अब इनसे सवाल पूछने लगा कि आप जो ये कर रहे हैं ये सही नहीं है। तो कभी आनंद फानंद में ये भी वैसे ही बयान दे रहे हैं, कल आज कुछ कल कुछ, तो ये देते रहे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लड़िए ना, लोकतंत्र में कौन रोका है, आपका पार्टी भी है, 243 पे लड़िए। लेकिन मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि आपके जो मेन वोटर है ना, आप सोचे नहीं होंगे, उससे बड़ा वोट जो है आपका, जो कहते हैं कि हमारा वोट है, वो बड़ा वोट जो है ना इस बार इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है। आप बयान देते रहिए, बयान देते रह जाइएगा और चुनाव निकल जाएगा। और अब देखते हैं अगली खबर। तमिलनाडु में जापान कोस्ट गार्ड का जहाज
इत्सुकुशिमा चेन्नई पोर्ट पर पहुंचा। भारत जापान समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जापान कोस्ट गार्ड का पोत इत्सुकुशिमा आज चेन्नई बंदरगाह पर पहुंचा। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, प्रशिक्षण और आपसी सहयोग पर चर्चा की जाएगी। चेन्नई आगमन पर जहाज का पारंपरिक स्वागत किया गया। ये यात्रा भारत जापान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है और दोनों देशों की कोस्ट गार्ड इकाइयों के बीच साझेदारी को और प्रगाढ़ करने का अवसर प्रदान करेगी। அப்படியே நோட் போட்டு எடுத்துருக்கீங்க. அப்படியே எடுக்கிறேன். ಜಪಾನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ನೇ ಇದೀರ್ಗ அந்த ஷிப் தான் இப்ப நம்ம வெல்கம் பண்ணோம். பழைய சொன்னா அதில் பண்ண முடியாதுன்னு நம்ம வந்து பண்ணுறது அப்படியே நோட் போட்டு எடுத்துருக்கீங்க. சினிமாவில் எட்டு மணிக்கு வச்சுருவோம் அதேமா வீட்டுக்கு முன்னாடி அப்படியே எடுக்கிறேன்.
ஜப்பான் கோஸ்ட் கார்டுன்னு எழுதியிருக்கா அந்த ஷிப் தான் இப்போ நம்ம வெல்கம் பண்ணுறோம். பழைய சொன்னா அதில் பண்ண முடியாதுன்னு நம்ம பண்ணுறது அப்படியே ஒரு போட்டோ எடுத்துருக்கேன். சினிமாவில் எட்டு மணிக்கு வச்சுருந்தோம் முன்னாடி அப்படியே எடுக்கிறேன். ஜப்பான் கோஸ்ட் கார்டுன்னு எழுதியிருக்கா அந்த ஷிப் தான் இப்போ நம்ம வெல்கம் பண்ணுறோம். आइए अब देखते हैं अगली खबर। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूटीसी मिनी नई वातानुकूलित परिवहन सेवा को दिखाई हरी झंडी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नई परिवहन पहल के तहत यूटीसी मिनी वातानुकूलित बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सेवा उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा शुरू की गई है, जो शहरी और आसपास के क्षेत्रों में यात्रियों को बेहतर, आरामदायक और सुलभ सफर का अनुभव प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सेवा आम जनता, विशेष रूप से दैनिक यात्रियों और छात्रों के लिए सुविधाजनक साबित होगी। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और जनहितैषी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आप थोड़ा पीछे हो जाओ।
गया हो गया उधर चलो यहाँ से ले लो विंडो सर थोड़ा सा आगे ला देना ओम नारायण महालव अच्छा अच्छा चलो थैंक यू सर आप तो बता दो आप थोड़ा पीछे हो गया सर हो गया उधर चलो यहाँ से ले लो विंडो ले लेंगे नहीं आने का ना मत बैठाओ यार ऐसे ले लो छोड़ दो पीछे चले जाओ अरे दरवाजा तो बंद कर दो बस सर थोड़ा सा आगे ला देना ओम नारायण महालव अच्छा अच्छा चलो थैंक यू सर आप तो बता दो आप थोड़ा पीछे हो गया सर हो गया उधर चलो
यहाँ से ले लो विंडो छोटी भाई और ले लेंगे छोटी भाई छोटी भाई नहीं आने ये नहीं आने का ना वीडियो का मत उठाओ यार ऐसे ले लो छोड़ दो पीछे चले जाओ अरे दरवाजा तो बंद कर दो और अब अगली खबर। चिराग पासवान एनडीए के मजबूत सहयोगी, बिहार में फिर रचेगा एनडीए इतिहास, शहनवाज हुसैन का बयान। बिहार की राजधानी पटना में एक प्रमुख व्यवसायी की हत्या के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान द्वारा राज्य सरकार पर हमला बोलने पर भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने प्रतिक्रिया दी है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि चिराग पासवान भाजपा के मजबूत सहयोगी हैं, वे केंद्र में मंत्री हैं और अपने पिछले चुनाव साथ मिलकर लड़ते हैं, जिसमें 30 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस बार भी वे एनडीए के हिस्से के रूप में 243 सीटों पर लड़ेंगे। सीटों का बंटवारा अलग बात है, लेकिन हम साथ मिलकर लड़ेंगे और 200 सीटें जीतेंगे। देखिए, चिराग पासवान एनडीए के मजबूत साथी हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं और इकट्ठे होकर लड़े हैं, इसलिए बिहार में हम लोग 30 सीट जीते हैं। इस बार भी वो एनडीए के साथी के तौर पे 243 सीटों पर मजबूती से लड़ेंगे। मतलब गठबंधन की कौन सीटें किसके पास जाती है वो अलग है, लेकिन जितनी भी पार्टियां हैं वो 243 पर ही अपनी ताकत को लगाएंगी और इकट्ठे होकर हम लोग लड़ने वाले हैं और 200 से ज़्यादा सीट बिहार में जीतने वाले हैं। जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में आज सुशासन है, ठीक है, एक हत्या हुई है पटना में, लेकिन कई राज्यों की तुलना में बिहार में आज बहुत अच्छा माहौल है। उद्योग लगाने के लिए सबसे बेहतरीन जगह, पूर्व उद्योग मंत्री के नाते मैं कहता हूं, वो बिहार है और बड़ी तादाद में उद्योगपति बिहार आ भी रहे हैं। बिहार तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में, रोड में, बिजली में, पानी में, सब में तरक्की हुई है और बिहार आगे बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और बिहार को एनडीए ने ही आगे बढ़ाया है, एनडीए ही आगे बढ़ाएगा, जिसमें नीतीश कुमार जी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, ये सब लोग मिलकर 243 सीट पर मेहनत करेंगे और मिलकर 200 से ज़्यादा सीट पर जीतेंगे। आइए अब देखते हैं अगली खबर। रियो डी जेनेरियो में जारी ब्रिक्स घोषणा पत्र प्रतीकात्मक ही नहीं बल्कि ठोस और सर्वसम्मत दस्तावेज है, प्रोफेसर राजन कुमार का बयान। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राजन कुमार ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस बार का संयुक्त घोषणा पत्र एक स्पष्ट, प्रतीकात्मक और ठोस दस्तावेज है जो सदस्य देशों के बीच व्यापक सर्वसम्मति को दर्शाता है। प्रोफेसर कुमार ने बताया कि इस घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन जैसे प्रमुख वैश्विक संस्थानों में बहुपक्षीय सुधारों की जरूरत पर जोर दिया गया है। देखिए, ब्रिक्स की जो समिट हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रिक्स जो संस्था है ये नॉन वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन का संस्था है। इसमें कोई भी देश आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज ढंग से नहीं है। कई बार इसको प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये एक एंटी वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन जो है उसके साथ भी कोलैबोरेट करना चाहता है, लेकिन जो दूसरे मुद्दे हैं नॉन वेस्ट के, ग्लोबल साउथ के, उसको रखना चाहता है। इस बार का समिट जो रियो में हुआ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि आपने देखा कि जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया है, जिसमें कि कई बार ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं आ पाता, इतने सारे नए देश उसमें शामिल हुए हैं, लेकिन उसमें ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत बड़ा सा डॉक्यूमेंट है। अगर आप उसको पढ़ेंगे 126 क्लॉजेज हैं। पहले कभी भी आप डॉक्यूमेंट देखें इस ढंग से नहीं आया था। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक ढंग से उस दिखाता है कि एक कंसेंसस है या सॉलिडारिटी है, तो उस हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जो इश्यूज रेज हुए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3-4 इश्यूज, देखिए कुछ इश्यूज ब्रिक्स हमेशा रेज करता है। 17वें समिट से पहले आप 16 को देखेंगे तो हमेशा इस इशू को रेज करता है। उसमें
मल्टीलैटरल रिफॉर्म की बात करते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म की बात करता है, IMF वर्ल्ड बैंक में जो वोटिंग राइट्स होने चाहिए इन देशों का वो ज़्यादा होना चाहिए उसकी बात करते हैं, उसके बाद WTO की बात करते हैं, और उसके बाद इन्होंने इस डॉक्यूमेंट में यह भी बात हुई है कि जो अमेरिका जिस ढंग का यूनिलैटरल पॉलिसी ला रहा है, यूनिलैटरल एक्शन, प्रोटेक्शनिज्म इत्यादि, टैरिफ को लेके, ट्रेड को लेके, तो उसकी भी निंदा की है, तो वो महत्वपूर्ण है। ईरान के इशू पे मैं बोलूँ तो ईरान के इशू पे यूनिलैटरली इन सारे देशों ने कंडेम किया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पहले इस ढंग का कंसेंसस बनना मुश्किल लग रहा था। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ भारत के दृष्टिकोण से मैं बताऊँ तो पहलगाम टेरर अटैक का बिल्कुल उसमें मेंशन है, एक क्लॉज है उसमें, मुझे लगता है कि 100 सम क्लॉज है, तो उसमें सीधा उस पर बताया है कि किस ढंग से पहलगाम जो अटैक है, इस ढंग का कोई भी अटैक है किसी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात हुई, हालांकि पाकिस्तान का नाम उसमें मेंशन नहीं है, लेकिन इसका उस सबको पता चल रहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो पाकिस्तान के रास्ते से आ रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। क्लाइमेट एक्शन पे, क्लाइमेट चेंज पे आप जानते हैं कि ट्रंप विड्रॉ कर गए हैं पेरिस क्लाइमेट चेंज से, WHO से ट्रंप विड्रॉ कर गए हैं, तो इन सारे इश्यूज को यहाँ पे बहुत ही एक अंडरलाइन करके उसको महत्व दिया गया है। तो मैं देखता हूँ कि ये जो ब्रिक्स का जो डॉक्यूमेंट है काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, सिम्बॉलिक भी है, जिसमें कि इंटरनेशनल रिफॉर्म्स की बात है, इंटरनेशनल ऑर्डर के रिफॉर्म्स की बात है, और बहुत सब्सटेंशियल भी है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं वो सब्सटेंशियल हैं। अब देखना यह है कि ये इन सारे मुद्दों को क्या ब्रिक्स इंप्लीमेंट कर पाता है कि नहीं भविष्य में। अगर उसको ग्रेजुअली भी कर पाता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन यह जरूर है कि पश्चिमी देश इससे नाराज है, और ट्रंप का इसमें एक स्टेटमेंट भी आ चुका है इसकी निंदा करते हुए। तो आप समझ लें कि ब्रिक्स इसका मतलब है कि महत्वपूर्ण बनते जा रहा है। आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की। DRDO कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सिर्फ कागजों पर नहीं, सुरक्षा तंत्र का अहम हिस्सा है ये विभाग। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा आयोजित कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विभाग केवल कागजी लेखा झोंका संभालने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश की सुरक्षा प्रणाली का भिन्न हिस्सा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आपने कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, लेकिन मेरा मानना है कि केवल नियंत्रक बनना ही पर्याप्त नहीं, आपका मन भी खुला और ग्रहणशील होना चाहिए। काफी सुखद अनुभूति होती है कि DAD प्रोएक्टिवली अपने आप को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। साथियों, अभी जब मैं यहां रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि इस कॉन्फ्रेंस का नाम भले ही कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस आपने रखा है, पर मुझे लगता है कि आपका माइंडसेट कंट्रोलर का नहीं होना चाहिए। आपका माइंडसेट ओपन और रिसेप्टिव होना चाहिए। जिससे डिफेंस इकोसिस्टम में हो रहे चेंजेस को आप सभी स्टेक होल्डर्स के साथ ठीक तरीके से डिस्कस कर सकें और शेयर कर सकें। साथियों, आज जब मैं आपके बीच यहाँ हूँ तो मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के आयोजन हमें एक इंट्रोस्पेक्शन या सेल्फ एनालिसिस करने का भी अवसर देते हैं। इसमें हम सोच सकते हैं कि अब तक हमने क्या अच्छा किया है और आगे हमें क्या करना है। यह भी विचार करना है कि आगे और हमको कुछ रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, तो वह रिफॉर्म्स क्या होनी चाहिए। आप सब भी शायद इस बात से हमारी सहमत होंगे कि जब हम सब मिलकर बैठते हैं तो अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो उससे हमारी सोच और हमारे दृष्टिकोण का दायरा स्वाभाविक रूप से और अधिक व व्यापक होता है। साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इस विभाग की जिम्मेदारी सिर्फ कागजों पर हिसाब किताब रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे देश के सुरक्षा ढांचे का एक अहम हिस्सा भी है। और जब आप अपना काम ईमानदारी और एफिशिएंसी के साथ करते हैं तो उसका असर यहीं तक नहीं रहता है, इसका असर सीमा पर तैनात हमारे जवानों तक होता है। उन्हें भरोसा होता है कि उनके पीछे एक मजबूत व्यवस्था है, एक मजबूत सिस्टम है जो हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहेगा, उनका साथ देगा। साथियों, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट का नया मोटो ही मैं मानता हूं अपने में बहुत कुछ कहता है। अभी संस्थान का मोटो अलर्ट, एजाइल और एडेप्टिव है। ये वर्ड्स अपने आप में आपके वर्क कल्चर को दर्शाते हैं, या यूं कहूं कि एक प्रकार से आपके
वर्क कल्चर के सार हैं, ये तत्व हैं। साथियों, आज मैं आपके सामने आ रहे चैलेंजेस, उनके सॉल्यूशन और अपॉर्चुनिटीज पर तो बात करूंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं भारत के संदर्भ में अकाउंट्स के इतिहास की बातें भी आपसे कुछ करना चाहता हूं। आप सब अकाउंट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है आपका अधिकांश काम स्प्रेडशीट्स या एक्सेल पर होता रहेगा, होगा, मैं ऐसा मानता हूं। अब तो कई सारी और नई टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते ही हैं, जो कहीं ना कहीं आपके काम को आसान बनाती ही होंगी। लेकिन मैं आपकी यादों को थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। वैसे आपकी यादों को मुझे पीछे ले नहीं जाना चाहिए, लेकिन यह गुस्ताखी मैं पीछे ले जाने की कर रहा हूं। हमारे यहां अकाउंट्स को आमतौर पर बही खाता कहा जाता है, बोलचाल की भाषा में बही खाता कहते हैं। और आप में से जिन लोगों के परिवार में किसी ने कभी बिजनेस वगैरह किया होगा तो वह और अच्छी तरीके से इसे जानते होंगे। अगर किसी का बिजनेस से लेना देना नहीं रहा होगा, तब भी हम सबने देखा है कि व्यापारियों के पास धागे से बंधी एक लाल रंग की डायरी होती थी और उसमें सारा हिसाब किताब लिखा रहता था, और कितने रुपये का माल आया, कितने रुपये का माल बेचा गया, किसने कितना बाकी लगाया और किसको कितना देना है, यह सारी चीजें उस लाल रंग की डायरी में लिखी रहती थी। और आपने देखा होगा कि प्राय पिक्चर वगैरह जो देखते होंगे तो उसमें कभी इस प्रकार की डायरी रखने वाले की जो फोटोग्राफ आती है, कोई बिल्कुल नीचे देखता हुआ और चश्मे आंख ऊपर की तरफ। और एक चीज पर आपने ध्यान दिया होगा कि दिवाली जैसे अवसरों पर जब हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उस समय उस लाल डायरी की भी पूजा की जाती थी। और आज भी कुछ लोग लाल डायरी रखते हैं, भले ही कंप्यूटर का जमाना आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन लाल डायरी की एक अहमियत है, वो शुभ माना जाता है। यह अपने आप में कितनी बड़ी बात है। हमारे लिए अकाउंट्स सिर्फ कर्म ही नहीं है, बल्कि वो हमारे धर्म का हिस्सा है। इसलिए आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विशाखापट्टनम पुलिस ने सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर ड्रोन तैनात किए। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर ड्रोन तैनात करना शुरू कर दिया। पुलिस कमिश्नर शंखब्रत बागची ने बताया कि हमने ड्रोन पुलिसिंग को बड़े स्तर पर शुरू किया है। ड्रोन के कई उपयोग हैं। दूर दराज के इलाकों में ड्रोन आकाश से निगरानी के लिए बेहद प्रभावी साबित हो रहे हैं और वे दूर से किसी भी अवैध गतिविधि को पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रोन वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। Started drone policing in a big way. The purposes that drone serves are manifold. Number one, in remote areas which are not frequented by public, where it is not cost effective to send beats or patrol teams, especially in view of the fact that we don't have enough manpower, drones are highly effective. They keep surveillance from the sky and can identify from a distance any illegal activity like gambling, prostitution, open drinking, abuse of ganja and other drugs, eve-teasing, and any attempt to commit any illegal activity like chain snatching, mobile snatching, theft, burglaries and other property offences. These drones that we are recently procuring are all having night vision devices. We all know that offences may occur throughout the day, but offences most likely happen during the night. So these drones, they have the capacity to see even during darkness, even when there is no light. They can identify the offender. So on one hand, they can see if there is any attempt to commit offense and thus help the police in preventing offenses, or they can see the offender after an offense is committed and the offenders are fleeing. As a result,
With the evidence of this drone video footage, we can identify the offender, arrest the offender, recover the stolen property if it is a property offense, and produce this drone footage as evidence in the court of law so that the case can end in conviction. Besides, drones are useful during VIP bandobast, except for Prime Minister, where drones are not allowed. In case of other VIPs, we can use drones to ensure that bandobast is properly being done. In big congregations, drones are a big asset because we can find out if there is any chance of stampede, anywhere there is more congestion, and then accordingly take action so that a stampede can be avoided. Drones are very useful in keeping surveillance over heavily congested road to identify potential areas of traffic congestion, and then we can immediately send traffic people to clear those areas. Similarly, in case of fairs and festivals, there also drones can help us in controlling traffic, regulating crowd, and preventing stampedes. Right now in Vizag district, we have these latest technology drones with night vision device, with facial recognition technology, with searchlight, and with siren facility. These drones, we have one each in Bhimli police station, PM Palem police station, Arilova police station, MBP police station, Pendutti police station, Kancherpalam police station, and Gajuaka police station. We also have drones which were purchased earlier, which don't have night vision device, but are useful during the day. We are using these drones in 3-town police station, 1-town police station, airport police station, Gopalpatnam police station, and Duvada police station. We also have a tethered drone that is keeping surveillance over the area between Rishukonda beach and RK beach and the beach road. Thus we have, as of now, 12 drones and one tethered drone, and with the use of these drones, we are keeping surveillance and monitoring traffic and preventing crimes and detecting crimes. We are expecting that more drones can be purchased in future, as a result of which we can have two drones in each and every police station. We have 22 law and order police stations. We hope to get 44 drones for these 22 law and order police stations. We also want to purchase one drone that will be useful in disaster situations when a place gets marooned and we need to send supply to those areas, but it is difficult to reach even by boats. Then we can fly drones with supply like food and water and other essential medicines and send them to those places which are surrounded on all sides by water. So such a drone is costlier, but we are trying to procure one so that it can be handy during such times of natural disaster. Sir, approx what is the distance can capture the visual with this drone? See, 3 to 5 kilometers. It depends on the drone, but usually over a 3 kilometer radius we can fly the drone and capture the visuals, and these visuals can be helpful in preventing and detecting crimes. और अब अगली खबर। पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन का अनूठा अनुभव। भीड़ कम होने से भक्तों को मिला आरामदायक और सुरक्षित दर्शन का मौका। पुरी में एक भक्त ने बताया कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन का अनुभव बेहद शानदार रहा। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों की तुलना में श्रद्धालुओं की भीड़ काफी कम थी, जिसमें वे भगवान का साफ और करीब से दर्शन कर पाए। भीड़ कम होने के कारण भक्तों को भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को और अधिक गहराई से व्यक्त करने का अवसर मिला। भक्त ने आगे कहा कि इस सुकून भरे माहौल में भगवान जगन्नाथ के दर्शन से मन को अपार शांति और आनंद की अनुभूति हुई। उन्होंने प्रशासन द्वारा की गई भीड़ नियंत्रण व्यवस्था की भी सराहना की, जिससे सभी श्रद्धालुओं को सहज और सुरक्षित तरीके से दर्शन का अवसर मिल सका। बहुत अच्छा दर्शन हुआ। आज बहुत ही भीड़ कम था। 3 दिन से बहुत ही ज्यादा दर्शकों का और भक्त का भीड़ था। आज हम लोग बहुत अच्छा भगवान का दर्शन कर पाए, पूरा सामने से बाबा को पूरा देख पाए। यही एक आनंद है
जो हम लोग उपभोग कर पाए आज। महाप्रभु का अधर्पणा नीति में जो है भक्त, जो भगवान भक्त हम लोग दो टाइप का होते हैं। हम जो मनुष्य भक्त है और जो देख नहीं पा रहे वो लोग भी भगवान का भक्त है। तो भगवान जो अर्पित करते, क्योंकि भोग तो हम लोग इधर आने से आपको भोग मिल जाएगा, पर जो लोग को भोग नहीं मिल रहा है तो उसको भी भगवान इतना प्यारे है कि उसके लिए भी एक भोग का नीति बनाया हुआ है। वही जो नीति बना के वो हम लोग अर्पण करते हैं। तो इधर जो लोग भूत पिशाच जो भगवान का भक्त है, जिसको मिल नहीं पाता है, वो उसको तृप्त होते हैं। वही एक नीति है जो कल बहुत अच्छा से अर्पण हुआ है। तो उसका भी भाग मतलब बहुत जन जो थे भक्त वो लाभ ले पाए हैं। भगवान का मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, सब भक्त को एक बार पूरी आइए, भगवान को एक बार दर्शन करके जाइए। और आपका अगर जो लोग नहीं आ पा रहे, जो वीडियो इससे देख रहे हैं हमारा चैनल से, इधर से भी आप दर्शन करके मन का जो भावना है भगवान को बोलिए, भगवान जरूर सुनेगा। ये जो है वहाँ पे रथ मतलब हम लोग का जो रथ है, रथ का ऊपर हर एक रथ में 3-3 करके घड़ा रहता है, उसको मिट्टी का रहता है, उसको तोड़ा जाता है, वो उत्सर्ग होता है। जो एक्चुअली जगन्नाथ जी का दर्शन बस हम लोग जो उनका जो भक्त है वहाँ पे देवता भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं और भूत पिशाच और जितने भी अतिरिक्त आता है वो लोग भी आते हैं। तो इंसान तो जो लोग हम लोग इंसान है वो लोग तो यहाँ पे प्रसाद हम लोगों को महाप्रसाद मिलता है, बट जो लोग अतिरिक्त आता है या फिर जो लोग भूत पिशाच है उन लोगों के लिए वो घड़ा तोड़ा जाता है। वो बस उन लोगों के लिए उत्सर्ग होता है, उन लोगों का प्रसाद जैसा। वो मतलब हम लोग का इंसान का खाने का लायक है, मतलब कोई नहीं उसको खाते हैं, बट वो बस अतिरिक्त आता है और जितना भी मतलब भूत पिशाच ये लोग ही बस खाते हैं, उनके लिए उत्सर्ग होता है। जितने लोग आपको देख रहे हैं जो आ नहीं पा रहे उनको क्या मैसेज रहेगा? मैं बस यही बोलूंगा कि जो लोग मतलब नहीं आ पा रहे हैं, कम से कम अगर बहुत लोग हैं जो लोग मतलब इच्छा है कि आएंगे तो जरूर यहाँ पे आना चाहिए। महाप्रभु जी का जो यहाँ पे दर्शन होता है बहुत अच्छे से दर्शन कीजिए और उनका जो दर्शन करके मन को शांत कीजिए। एक अलग ही एक सुकून आता है यहाँ पे दर्शन करके। और अब अगली खबर, मराठी अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष दीपक पवार का बयान, हिंदी अनिवार्य करने के फैसले के वापस लेने के बाद नई समिति बनाने की जरूरत नहीं। दीपक पवार ने कहा कि यदि सरकार ने पहले ही 1 जुलाई को हिंदी को अनिवार्य करने का निर्णय वापस ले लिया है तो फिर नई समिति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। नरेंद्र यादव की अध्यक्षता में समिति बनाना एक जबरदस्ती तीसरी भाषा थोपने का प्रयास है। हम मांग करते हैं कि इस समिति को तुरंत भंग किया जाए। उन्होंने इस कदम को मराठी भाषा और राज्य के हितों के खिलाफ बताया और कहा कि भाषा के मामले में जबरदस्ती किसी भी स्थिती में स्वीकार्य नहीं है। आमचं म्हणणं असं आहे की सरकारने जर 1 जुलैला शासन निर्णय काढून तिसऱ्या भाषेची सक्ती असणारे दोन्ही शासन निर्णय रद्द केलेले आहेत, तर यानंतरच्या काळामध्ये सरकारने कोणतीही समिती नेमण्याचं कारण नाही, कारण ती समिती अजिबात आवश्यक नाहीये। नरेंद्र जाधवांची समिती नेमणं याचा अर्थ तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीचा जो मुद्दा आहे तो लोकांच्या मनामध्ये जिवंत ठेवणं आहे आणि अप्रत्यक्षपणाने आज ना उद्या तिसऱ्या भाषेची सक्ती करणं आहे। त्यामुळे नरेंद्र जाधवांच्या समितीला विरोध करणं, ती बरखास्त करण्याची मागणी करणं, तिसऱ्या भाषेची सक्ती पूर्णतः रद्द करणं, दादा भुसे आणि रेखावार यांची हकालपट्टी करणं आणि बालभारतीची स्वायत्तता अबाधित ठेवणं या आमच्या 4 प्रमुख मागण्या आहेत आणि त्यासाठी महाराष्ट्रातल्या 20हून अधिक संस्था आम्ही इथे धरणं आंदोलन करतो। त्याचबरोबरीने महाराष्ट्रातल्या विविध राजकीय पक्षांचं सहकार्य यासाठी मिळेल यासाठी प्रयत्न पण करतो। आम्ही स्पष्टपणाने हे म्हटलंय की दादा भुसेंनी राजीनामा तरी द्यावा किंवा सरकारनं त्यांची हकालपट्टी तरी करावी, कारण ते कुचकामी आहेत, ते स्वतः निर्णय घेत नाहीत, घेऊ शकत नाहीत, त्यांच्या आकलनात दोष आहे आणि रेखावार हाच जर त्यांचा रिमोट कंट्रोल असेल आणि तो मराठी द्रोही आणि महाराष्ट्रद्रोही भूमिका घेत असेल तर रेखावारला तात्काळ बदललं पाहिजे आणि दादा भुसेंची गरजच नसल्यामुळे शिक्षण मंत्र्यांचं पद दुसऱ्या कुठल्या तरी लायक माणसाला दिलं पाहिजे। आगे बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज 11 दिन बाद फिर से खुला। कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच छात्रों को दी गई प्रवेश की अनुमति। गैंगरेप मामले के चलते लगभग 11 दिनों तक बंद रहे साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज को फिर से खोल दिया गया है। कॉलेज परिसर में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है और छात्रों को केवल सख्त निगरानी में ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। प्रशासन ने इस दौरान सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी जरूरी उपाय किए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। ये तो फॉर्म फिलअप हो गया ना।
দেবো নাকি সাইডে পাঠাবে, তুমি কিছু বলবে না? ये तो फॉर्म फिलअप हो गया ना? फॉर्म फिलअप हो गया। অনেকটা আছে মানে দেবো নাকি সাইডে পাঠাবে, তুমি কিছু বলবে না? ये तो फॉर्म फिलअप हो गया ना? फॉर्म फिलअप हो गया। অনেকটা আছে মানে দেবো নাকি সাইডে পাঠাবে, তুমি কিছু বলবে না? ये तो फॉर्म फिलअप हो गया ना? फॉर्म फिलअप हो गया। অনেকটা আছে মানে দেবো নাকি সাইডে পাঠাবে, তুমি কিছু বলবে না? आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंत्री नारा लोकेश ने आधुनिक सुविधाओं से लैस ऐतिहासिक वीआर हाई स्कूल का किया औपचारिक उद्घाटन। मानव संसाधन विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री द्वारा लोकेश ने वीआर हाई स्कूल का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। ये स्कूल अब अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक आधुनिक शैक्षिक संस्थान में परिवर्तित हो चुका है। इस परिवर्तन के पीछे नगर प्रशासन एवं शहरी विकास मंत्री पी नारायण का महत्वपूर्ण योगदान है। स्कूल में 1050 सीटों के लिए करीब 5000 आवेदन मिले, जो इसकी लोकप्रियता और महत्व को दर्शाता है। सर जोन सर
Today's calendar, weather calendar, where child learns about the weather conditions every day. We have essential elements which creates a positive environmental experience in social community. We had గోల్డెన్ రూల్లో ఒకటి యాడ్ చేయాలి. Sir, please sir. మహిళల్ని మగవాళ్ళతో సమానం గౌరవించాలని యాడ్ చేయాలి. జెండర్ ఇంపార్టెన్స్ మన సమాజంలో ఎందుకోవాలని ఈజీ సింగులర్ ఫోకస్ 5 years అది సాధించుకుని పేరు వచ్చింది. జెండర్ సెన్సిటివిటీ రావాలి. మీరు మాడాలి. ఉపాధ్యాయులు మీరు మాడాలి. అక్కడ సార్ చూడండి సార్. Today's calendar, weather calendar, where child learns about the weather conditions every day. We have essential elements which creates a positive environmental experience in social community. We had గోల్డెన్ రూల్లో ఒకటి యాడ్ చేయాలి. Sir, please sir. మహిళల్ని మగవాళ్ళతో సమానం గౌరవించాలని యాడ్ చేయాలి. జెండర్ ఇంపార్టెన్స్ మన సమాజంలో ఎందుకోవాలని ఈజీ సింగులర్ ఫోకస్ 5 years అది సాధించుకుని పేరు వచ్చింది. జెండర్ సెన్సిటివిటీ రావాలి. మీరు మాడాలి. ఉపాధ్యాయులు మీరు మాడాలి. అక్కడ अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज TV। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।